बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। यकीनी तौर पर खबरों का जो है एक बहुत बड़ा फ्लो है आज भी, जिस पर बात होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत के हवाले से आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर इत्तलात हैं शौकत यूसुफजई साहब, उनके ऊपर उनके जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है आज जारी हुए हैं। इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है और इस केस में मजीद क्या इंपॉर्टेंस, मजीद जो फाइंडिंग्स थी वो क्या रही, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कत्ल का एक मुल्जिम है जिसको 10 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी कर दिया है। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे क्योंकि अदालती उमूर के हवाले से उन्होंने बात की है, अदालती निज़ाम के हवाले से उन्होंने बात की है। फिर इंपॉर्टेंटली जो बहरिया टाउन का केस है अमल दरामद का, उस पर भी बात होगी। फिर जाहिर है पार्लियामेंट हमला केस के हवाले से भी आज बात करेंगे, जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था उस हवाले से भी आज हियरिंग रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन इसके साथ ये हुई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसमें शौकत यूसुफजई साहब जो हैं उनके आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। फिर हमने देखा कि कामरान माइकल साहब, जिनको गुज़िश्ता दिनों जो है हिरासत में लिया गया था नैब की जानिब से, आज उनकी भी पेशी हुई है। तो यहाँ पर आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा। कामरान माइकल वाले केस में कुछ चीज़ें थी जिस पर अदालत ने कहा कि केस इस कमरा नंबर में नहीं चल रहा, कमरा नंबर 3 में चलना है। लेकिन कामरान माइकल साहब जो है उन्होंने मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा कि विक्टिमाइजेशन की जा रही है, मुस्लिम लीग नून का कारकुन होने की हैसियत से हमें इस तरह से रुलाया जा रहा है, लेकिन हम डटे रहेंगे। लेकिन इन पर जो इल्जाम है वो पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से है कि इन्होंने गैर कानूनी न सिर्फ भर्तियां की हैं बल्कि गबन तक के भी इल्जाम हैं। तो इस केस में मजीद आज क्या फाइंडिंग्स रही हैं इस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता दिन हमने बात की थी यकीनी तौर पर पुलिस के हवाले से कि पुलिस हमारे यहाँ किस तरह का रवैया अपनाती है, पुलिस का जो तरीक़ेकार है वो क्या है। तो हमें पता चला कि एक और केस, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि इरशाद रांझानी जैसे केस से मुमासलत रखता है, लेकिन ऐसा ही एक वाक़या शहर कायद में और भी पेश आया है, जिसके बाद एक नौजवान अपनी जान से चला गया। विक्टिम फैमिली ने हमसे रब्ता किया है तो हम उनके ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के रिफॉर्म्स के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, पुलिस के रवैये के हवाले से हम जो बात करते आ रहे हैं, इस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं साबिक वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग कामरान माइकल केस की समाअत के हवाले से मुमताज जमाली मजीद आगाह करेंगे। मुमताज जमाली, आगाह कीजिएगा, आज कामरान माइकल ने एक तो मीडिया से भी बात की है, लेकिन कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, ये मामला क्या था हियरिंग के दौरान? बहुत शुक्रिया सनाशमी। कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 का जो मामला ये है कि ये जो केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों और जो प्लाट्स जो गैर कानूनी अलाट किए गए, ये केस पहले ही जो है जेर समाअत है कमरा नंबर 2 में। लेकिन अब कामरान माइकल जो लाहौर से गिरफ्तार हुए और राहदारी रिमांड के जरिए आज कराची के बैतसाब अदालत में पेश हुए, तो जैसे कोई राहदार रिमांड आता है तो उनको कमरा अदालत 3 नंबर में पेश किया जाता है। तो कमरा अदालत 3 नंबर में नेब ने इस्तदा की कि हमें 14 दिन की रिमांड चाहिए, हमें मजीद तफ्तीश करनी है मुलजिम से और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं। तो जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि ये केस पहले ही कमरा नंबर 2 में जेर समाअत है, मैं कोई भी मजीद रिमांड नहीं दे सकता, अगर आपको केस चलाना है तो कमरा नंबर 2 में चले जाए। बाद में ये कमरा नंबर 2 में चला, जिसमें अदालत ने 20 फरवरी तक मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल के हवाले कर दिया है। मतलब कि वही रिमांड है ना मुमताज जमाली जो 14 रोज का है? नहीं, बिल्कुल वो नेब की जो इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। ठीक है, वो अलग मतलब जो पहले वाला रिमांड था वही है ये? जी हाँ बिल्कुल। अब ये है कि 20 फरवरी तक ये जेल में रहेगा मुलजिम। ओके, दूसरी तरफ ये बताएगा कि आज कामरान माइकल जब मीडिया से बात कर रहे थे गैर रस्मी, तो वो क्या कह रहे थे अपनी गुफ्तगू में? जैसे हमने उससे पूछा कि ये नेब के इल्जामात आप पर हैं कि आपने एक तो गैर कानूनी वहाँ पर भर्तियां की और जो प्लाट की गैर कानूनी अलाटमेंट की है, तो उन्होंने कहा है कि ये सब जो है सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुझ पर हो रही हैं और ये मुझे इस बात का सलाह दिया जा रहा है कि मेरे जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मैं उनके साथ अभी भी खड़ा हूँ। उन्होंने ये भी कहा तमाम तर जो केसेस हैं नून लीग की क़यादत पर और बेशुमार कामरान माइकल पर, उन तमाम तर केसेस का वो भरपूर दिफा भी करेंगे और एक मरतबा फिर नून लीग के प्लेटफॉर्म से आवाम में मकबूलियत। मुमताज जमाली, जो नैब की जानिब से जो चीजें थी क्या वो अदालत के रूबरू आज पेश की गई हैं?
जी बिल्कुल, आज तो कोई भी ऐसी चीज अदालत के रूबरू पेश नहीं की गई, इसीलिए नेब ने इस्तदा की कि हमें मजीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए, क्योंकि मुलजिम लाहौर में था, इसलिए लाहौर से अब कराची में आया, तो मजीद एक शफाफ और एक पुरसुकून तफ्तीश के लिए हमें 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए 20 फरवरी तक मुलजिम को जेल कस्टडी कर दिया है। जेल कस्टडी कर दिया। थैंक यू वेरी मच मुमताज जमाली। इंपॉर्टेंट केस है पोर्ट एंड शिपिंग का, जिस पर अपडेट कर रहे मुमताज जमाली कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक जो है केस की समाअत को मुलतवी करते हुए कामरान माइकल को जेल जो है वो भेज दिया गया है, लेकिन उनका रिमांड मंजूर नहीं हुआ है। वेल, एक और स्टोरी है और ये है पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस। यकीनन आप लोगों को याद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन की जमात थी तो उसकी जानिब से एक धरना दिया गया था। 126 रोज का ये धरना था, जिस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी इस धरने में हिस्सा लिया था और उस वक्त की खबरों के मुताबिक कि पार्लियामेंट पर हमला भी हुआ था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज केस की समाअत हुई है। समाअत में मजीद क्या चीजें सामने आ सकी हैं, इस पर बात करते हैं आदिल हुसैन से। आदिल, इंपॉर्टेंट केस रहा है ये अभी आज एटीसी के अंदर। जी बिल्कुल, आज इसमें जो सबसे अहम पेशरफ थी वो वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे, क्योंकि बार बार जो है अदालत उनको समन जारी कर रही थी, मगर उनकी जानिब से ना कोई जवाब, ना हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, ना कोई वकील, ना खुद पेश हुए, तो जिस पर जो है आज अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना असद उमर और दीगर वज़ीर जो हैं खुर्रम नवाज गंडापुर, शफकत महमूद, दीगर जो है पीटीआई के वजीर हैं वो भी इसमें मुलजिम नामजद हैं। जो इमरान खान है उनकी जानिब से जो है बाबर अवान ने जो है हल्फनामा जमा कराया है कि मैं उनकी जानिब से पेश हुआ करूंगा और अगर किसी भी मरहले पर इमरान खान की ज़रूरत पड़ती है तो जो है उनको भी बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही जो सदर है आरिफ अलवी, उनको आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है उनको इस्तिस्ना हासिल है कि जिसमें जो है ये लिखा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स के जो प्रेसिडेंट जो सदर होगा या गवर्नर्स होंगे वो किसी भी अदालत के सामने जो है पेश होने के वो नहीं पेश होंगे। और इसके साथ अगर सिर्फ कंटेम्प्ट का कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस होगा तो उसमें जो है सदर और गवर्नर पेश होते हैं। तो इसमें जो है एक तो प्रेसिडेंट को ये इस्तिस्ना हासिल है 248 कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा जो है उनके वकील अली बुखारी जो है उन्होंने गुज़श्ता समातों में ये कहा था कि हम जो है वो इस्तिस्ना नहीं लेंगे, हम जो है बाकायदा से एक मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करेंगे। फिर उन्होंने मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिस पर ताहाल अभी तक कोई बहस नहीं हो सकी। मगर जब ये केस चल रहा है, जब से हम देख रहे हैं, तो क्या शौकत यूसुफजई की जानिब से एक मर्तबा भी अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ गया और दूसरी जानिब उनके वकील की जानिब उनका कोई वकील भी नहीं है इस मामले पर? जी बिल्कुल, ऐसे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल तक जो है इमरान खान की जानिब से जो है वकील पेश हो जाते हैं, मगर शौकत यूसुफजई की जानिब से कोई भी वकील नहीं पेश हो रहा, जिस पर जो है आज उनके अदालत ने यह भी कहा कि उनके समन जारी कर रहे हैं मगर वो जो है पेश नहीं होते, लिहाजा उनको अगली समाअत में गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो जिस पर जो है आज उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई। 26 मजीद कारकुनान है पीटीआई के जिनको नादिर ने आइडेंटिफाई किया था, उनके भी जो है आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अदालत ने यह हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर उनको भी जो है पेश किया जाए। इसके साथ ही जो इमरान खान की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें यह था कि जो शरीक मुलजिम है, जब भी किसी केस में अगर शरीक मुलजिमान ज्यादा हों तो वहां पर जो है जो शरीक मुलजिम है उसकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो उसमें कानूनी तकाज़े और नज़ीरें मौजूद हैं, जिस पर इमरान खान को बतौर शरीक मुलजिम होते हुए उनको हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी जो है वो मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने उनकी जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मंजूर कर रखी है। मगर जो उस पर बहस है प्रोसिक्यूशन की जानिब से, क्योंकि ये केस हुकूमत पाकिस्तान ने जो है फाइल किया, वो 4 केसेस हैं इमरान खान पर जो तो इस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रोसिक्यूशन की जानिब से अभी बहस होना बाकी है कि इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की जो मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं तो उस पर जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, प्रोसिक्यूशन का क्या मौक़िफ़ है। जज कौसर अब्बास जैदी जो है अक्सर इस केस की समाअत करते हैं। एक केस में ये भी हुआ कि जज कौसर अब्बास जैदी, एक अदालत का आपको अहवाल बताऊंगा कि तमाम तर केसेस जो है कोर्ट में हो गए थे, मगर जो है रिपोर्टर्स थे, मगर तमाम 11 बजे जो है वो तमाम तर केसेस अदालत ने निपटा दिए। तो अदालत ने हमसे इस्तिफसार किया कि आप लोग किस लिए बैठे हैं, तो हमने कहा हम उस केस के लिए बैठे हैं। तो फिर वहाँ रीडर अदालत जस्टिस जो जज थे उन्होंने हमारे पास रीडर भेजा और उन्होंने हमें बताया कि जो है हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है। तो इस केस में अब मामूल के तौर पर ना बाबर अवान पेश हो रहे हैं, ना कोई हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें फाइल हो जाती हैं मुआविन वकला की जानिब से। ऐसे यहाँ पर जो है कोई पेश नहीं हो रहा, जिस पर अदालत आज बरहम हुई और शौकत यूसुफजई की वारंट गिरफ्तारी जारी की और 28
मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, राइट? जी बिल्कुल, 28 मार्च तक मुलतवी किया गया है और ये भी हुक्म दिया गया है कि 28 मार्च को ही शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल हुसैन। इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि पीटीवी हमला केस है और जैसे कि अभी हम आगाह कर रहे थे कि जाहिर है इसमें रियासत जो है उस वक्त की हुकूमत ने ये केस फाइल किया था, तो अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। हुकूमत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मौजूद हैं, तो अब देखना यह है कि केस मजीद आगे कैसे चलेगा। लेकिन बहरहाल शौकत यूसुफजई जो हैं उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, which is a significance for the पाकिस्तान तहरीक इंसाफ as well। अब हमने मजीद दो एक केसेस हैं जिस पर रिव्यू लेना है, जिस पर बात करनी है अपने रिपोर्टर से मोहम्मद अहमद से। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपसे कहा कि आज 10 साल से एक शख्स था जो कि मुलजिम था, उसको आज बरी किया गया है कत्ल का इस शख्स पर जो मुकदमा था। लेकिन आज इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रहे हैं जिसके बायस हमने सोचा कि इस पर बात की जाए। एक तो ये कहा गया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इस्तगासा जो है वो मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा है। बहुत सारे मामलात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुलजिम तो सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसके हवाले से बाकी चीज़ों की हम दलील की बात करते हैं तो वो सब चीज़ें जाली या झूठी साबित होती हैं। यहाँ तक भी पूछा गया क्या प्रोसिक्यूशंस या दीगर चीज़ों के लिए लोगों को ट्रेन भी किया जाता है या नहीं। इस केस की मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद अहमद से। मोहम्मद अहमद, ये 10 साल बाद इस शख्स को बरी किया गया है, नाम इनका असफंद है। जी बिल्कुल, ये 10 साल बाद इन्हें बरी कर दिया गया है। जब केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने जब फैक्ट्स सारे के सुने, उनके सामने जब रिकॉर्ड रखा गया तो उन्होंने सबसे पहले तो ये रिमार्क्स दिए कि जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने शनाख्त प्लेट जो है वो सही नहीं की, जिसकी वजह से मुलजिम को सज़ा हुई। यहाँ पर मजीद उन्होंने ये कहा कि ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये अगर जब इन्हें रखा जाता है तो क्या इनकी कोई ट्रेनिंग की जाती है या नहीं की जाती। एक शनाख्त प्लेट ना करने की वजह से जो है शनाख्त प्लेट सही ना करने की वजह से ये जो तमाम जो है वो केस ख़राब हुआ। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है। अगर इस तरह से प्रोसिक्यूशन होती रहेगी या हम भी कानून से आंखें बंद कर लेंगे तो ये कानून फिर किस तरह से चलेगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने फिर केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि बज़ाहिर इस तरह लगता है कि जी अहमद लाहौर के मुल्ज़िमान को सामने सॉरी कंटिन्यू करें अहमद। जी बिल्कुल, तो चीफ जस्टिस ने उसमें यही कहा कि पहले ये कहा गया कि 4 अफराद ने देखा नहर में डालते हुए, फिर 2 अफराद का जिक्र कर दिया गया। इन केसेस में अक्सर इस तरह होता है कि पहले जो है वो कोई और बयान दिए जाते हैं, बाद में नए लोग सामने आ जाते हैं, वो नए बयान देते हैं। इसी मौके पर चीफ जस्टिस ने जो मजिस्ट्रेट थे कंवर अनवार, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब किया और कहा है कि अब ठीक करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस रिफॉर्म्स से मुतालिक इजलास भी हुआ था, उसमें भी यही मौके पर इख्तियार किया गया था। चीफ जस्टिस ने यही जोर दिया था कि प्रोसिक्यूशन जो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, तफ्तीश को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। केसेस में जो है इस्तगासा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान बहुत सालों तक जेलों में पड़े रहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि असल मुल्ज़िम सामने आ जाते हैं, लेकिन जो शवाहिद होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, तो मुल्ज़िमान को बरी करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट को तलब करते हुए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है इसकी, क्योंकि ज़ाहिर रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद अहमद, आज बहरिया टाउन से मुतालिक भी कार्रवाई थी और इस केस की भी समाअत थी। नैब के काम पर असरअंदाज हो रही है, बताया जा रहा है तमाम तर चीज़ें। अदालत क्या कह रही है इस तमाम तर मामले पर, बहरिया टाउन से मुतालिक जो केस है? जी बिल्कुल, ये बहरिया टाउन केस की समाअत के आगाज़ में ही बहरिया टाउन के वकला की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्तें दायर की गई थी। अली ज़फ़र भी जनरल एडजमेंट पे हैं, इसके अलावा एतज़ाज़ हसन ने भी एडजमेंट की दरख्वास्त दी थी जिसको अदालत ने कबूल कर लिया। उसके बाद जो है प्रिज्म और जो दीगर 2 कंपनियाँ जो सामने आई थी जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहरिया टाउन अदालती अहकामात के बाद बहरिया टाउन की ज़मीन की फ़रोख्त जारी रखी थी, उनके मालिकान के बारे में जस्टिस अज़मत सईद शेख ने इस्तफसार किया कि वो कहाँ हैं, तो वो सामने आए। उनसे मुकालमा करते हुए जस्टिस अज़मत सईद शेख ने कहा कि आपने जितना भी आज तक बहरिया टाउन की ज़मीनों की बुकिंग की है, उनकी खरीदो फरोख्त की है, उसका तमाम रिकॉर्ड आप अदालत के सामने पेश करेंगे। हम आपको मुल्ज़िमान के तौर पर नहीं बुला रहे हैं बल्कि आपकी मदद चाह रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अगर आप मदद हमारी नहीं करेंगे तो हम फिर आपके कंप्यूटर उठवा लेंगे और हम किसी और से ये डाटा निकलवा लेंगे। इस मौके पर जो प्रिज्म के मालिक थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये वक्त जो आप दे रहे हैं 14 तारीख का, ये बहुत कलील है, हमें डाटा जो है कंपाइल करने में मुश्किल होगी। इस पर जस्टिस अज़मत सईद शेख ने कहा कि अगर आप
आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और बहुत से तरीके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला बहरिया टाउन का है, आप लोगों को हम मुल्जिमान के तौर पर नहीं बुला रहे, तो आप अगर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, फिर आपकी मिसाल वही होगी कि आप बैल मुझे मार, इस तरह मत कीजिएगा। साथ ही साथ जो उनके वकील थे शाहिद हामिद, उनसे मुकालमा करते हुए उन्होंने लाइटर नोट पर जैसे अजमत सईद शेख ने कहा कि अगर आप के जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमसे ताउन ना किया तो हम फिर प्रोसिक्यूटर नैब को भी शिकायत कर सकते हैं। अजहर सिद्दीक जो बहरिया टाउन के वकील थे, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि कोई अहकामात आज जारी ना किए जाएं क्योंकि उससे जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। जब उन्होंने कहा कि इस केस की समाअत परसों तक यानी 14 फरवरी तक मुलतवी, 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे भी है, तो क्या आप उस हवाले से तैयारियां भी कोई करके आएंगे? क्या कोई ड्रेसिंग, कोई लाल कोट वगैरह पहन के आएंगे तो उस पर कमरा अदालत में कह गूंजे उस पर? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद। केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बहरिया टाउन का ये केस इतना सादा नहीं। आज जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने कहा है कि जो चीज़ें फाइंडिंग्स के लिए जिन पर मदद मांगी जा रही है अगर वो ना फराहम की गई तो फिर जाहिर है दूसरे तरीक़ेकार को भी कानूनी तौर पर अपनाया जा सकता है। यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उस स्टोरी पर बात करेंगे जो कि यकीनी तौर पर पुलिस की एक और शर्मनाक कहानी है। एक लड़के को स्नैप चेकिंग के दौरान मुबैना तौर पर रोका गया। रुकने ना रुकने पर जो अभी तक इत्तलात हैं, जब उनकी फैमिली आएगी तो यकीनन हम उनसे पूछेंगे, लेकिन जो हम तक चीज़ें पहुंची वो ये है कि उनको स्नैप चेकिंग के दौरान रोका गया। वो रुके या नहीं रुके ये भी कहा गया है पुलिस की जानिब से कि उन्होंने उन पर फायर किया है। सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है, इस विक्टिम की फैमिली के क्या मजीद मुतालबात हैं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक और ही पुलिस के मामले पर बात करेंगे। कहा गया है कि पुलिस की जानिब से एक और नौजवान की जान ले ली गई है। वो फैमिली मेरे पास मौजूद है, उनके भाई मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन वाकया क्या है ये तो वो हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो ये पुलिस का मिजाज है जिस पर कल चीफ मिनिस्टर भी बरहम दिखाई दिया हमें असेंबली में, उन्होंने कहा कि मैं खुद FIR का इंदराज कराऊंगा इरशाद रंजानी वाले केस में। लेकिन कल ही मैंने कहा था कि मेरे मुंह में खाक के ऐसे वाकयात ना हो, लेकिन ये वाकयात तवातुर से हो रहे हैं और इसका सद्देबाब कोई नहीं हो रहा है। इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है आज इस पर बात करेंगे। लेकिन इस विक्टिम फैमिली की आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी सुनवाई नहीं हो रही। 3 दिन बाद भाई की इनको लाश दी गई। FIR इनके मुताबिक नहीं काटी जा रही थी। मतलब मसाइल पे मसाइल ही है। एक तो बंदा चला जाता है दुनिया से, उसको मार देते हैं और उसके बाद फिर नए मसाइल जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। इस स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुनसिफ जान जो कि साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हैं और इस केस को खुद जाती तौर पर देख भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ लेकर आए। उसके साथ तशरीफ रखते हैं बिलाल के भाई बिलावल। बिलावल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और समाज के मामलात पर बहुत खुलकर बात करते हैं राना आसिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। उनसे भी यकीनन बात करेंगे क्योंकि वो भी केस के मामलात देख रहे हैं। बिलावल पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। हमने आज जब बात की आपके इस मामले पर तो हमें कहा गया कि आप और आपके भाई के पास कोई वेपन था। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हमारे पास वेपन होता तो मुझे फिर छोड़ते क्यों? जब ले के चले गए उसके बाद मेरे को छोड़ते क्यों? हम अगर हमारे पास कुछ था ही नहीं, पहले कह रहे हैं कभी क्या इन लोगों ने जैसे हम लोगों को पकड़ा हमारे पास कुछ था। अच्छा, वहाँ पे अच्छा आप शादी से आ रहे थे या शादी पे जा रहे थे? शादी पे जा रहे थे। किसकी शादी थी? भाई के दोस्त की शादी। भाई की दोस्त की शादी में आप और भाई मिलके जा रहे थे। अच्छा, कहाँ पकड़ा पुलिस ने आपको? ये हमें पकड़ा ही हैदरी के पास। हैदरी के पास। क्या कहा आपको पुलिस ने? पुलिस ने बातचीत कुछ नहीं की, जैसे पकड़ो और डायरेक्ट हमारे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अवाम जमा होगी उसके सामने कह रहे ये पीछे से वारदातें कर गया। हालांकि वो हमारा नागन से पीछा कर रहे थे। अच्छा। अवाम के सामने ये कह रहे थे कि ये पीछे से वारदातें करें। इनकी सच बताओ कोई ऐसी हरकत हुई थी? हमारे ऐसी कोई हरकत नहीं की थी हम लोगों ने और हमारे पास कुछ था भी नहीं। अच्छा, तो पुलिस ने पहले हाथ दे के रोका था। स्नैप चेकिंग हो रही थी, कोई इस तरह की चीज हो रही थी? ऐसी चेकिंग नहीं थी। वो पुलिस वाले जो थे बाइक के ऊपर थे। आप लोगों की किसी से दुश्मनी है? नहीं, ऐसी तो कोई दुश्मनी है। हाँ, ये अलग है। पहले भी जैसे भाई के साथ एक आज सो चुका है। हमारे वहाँ इलाके के युग गुट चौकी के शौकत अवान जो है, इसने मेरे भाई को पहले भी उठाया था 2-3 दफ़ा। उसको जैसे छुड़वाने के लिए जैसे 5-5 हज़ार, जैसे वो अपनी रिश्वत लेने के लिए 5-5 हज़ार 2-3 दफ़ा दिए। उसके बाद मेरे भाई को उठाया है। उसको घर से जैसे बाहर निकले सामने दुकान पे सौदा लेने के लिए,
उसको जैसे वहाँ से उठाया और लेके गए थाने, उसके पास था भी कुछ नहीं, उसके ऊपर ये चर्च का जैसे इल्जाम के लिए उसको 8 महीने के लिए बंद किया हुआ था मेरे बड़े भाई। पहले भाई बंद हो चुका था। पहले भाई को बंद किया था और अभी मेरा भाई आया है, यही 24 तारीख को आया है, 24 तारीख को जेल छूट के आया है। जी 24 तारीख को आया और ये 31 तारीख की रात को हमारे साथ फिर यही हादसा हुआ और भाई इसमें मेरा शहीद हो चुका। आप और भाई दोनों को एक साथ तैमूरिया थाने लेके गए थे वो लोग, क्या हुआ तैमूरिया थाने में? तैमूरिया थाने में बस बातचीत नहीं की, जैसे बोल ले तुम लोगों ने ये कि डकैती चोरी डकैती तुम्हारी वीडियोस बनी हुई है, इससे चले में बातचीत कुछ नहीं की। फिर 20 मिनट तक हमें एक रूम में बिठाया, उसके बाद मेरे को लेके चले गए दूसरे रूम में बिठाया और मेरे भाई की वो मार रहे थे, मुझे ही मारे, मेरे बड़े भाई को ही मार रहे थे। मेरा बड़े भाई बोल रहे थे एसएचओ साहब माफ़ कर दो मुझे, मारना मत। एसएचओ साहब बोल रहे थे उस क्या नाम, उसके बाद वो तशद्दुद, उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, पूरे थाने के अंदर आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है थाने के अंदर से दो फायर की आवाज़ आई है, 2 फायर की आवाज़ आई। उसके बाद मेरा भाई, उसके बाद जब फायर की आवाज़ आई उस वक्त भी मेरे भाई की बहुत चीखने की आवाज़ आई, मगर उन पुलिस वाले जालिमों ने मेरे भाई पे रहम नहीं खाया। उसके बाद जो है सुबह तकरीबन 4:30 बजे के दौरान मेरे को वहाँ जमाली पुल पे ला के छोड़ दिया। आपको अकेले वहाँ से थाने से उठाकर जमाली पुल पे वहाँ पे ला के छोड़ दिया, मेरे जेब में NIC डाल दी और 200 रुपये डाल दिए वहाँ से। पुलिस वालों ने? जी सिविल में थे, ड्यूटी मेरी अच्छा, कार के वर्दी अंदर नहीं पहनी थी। ग्रे कलर कार को मैंने नोट किया, ग्रे कलर की कार थी। अच्छा, जिसमें वो आपको वहाँ छोड़ के गए? वहाँ पे छोड़ के गए और वहाँ से और आपके भाई की लाश आपको कब दी गई थी? हमें दी गई थी, ये क्या ना इत्तला मिली थी 2 तारीख की रात को तकरीबन ये 7-7:30 बजे। और ये वाकया 31 यकुम का है? जी 31 तारीख की रात को उठाया गया था तकरीबन 11-11:30 बजे के दौरान। और 2 तारीख को आपको लाश दी है भाई की आपकी? जी हमें 2 तारीख को लाश। और FIR में क्या मसला आ रहा था आपको? FIR वो दर्ज ही कर अलग है, ये हादसा हुआ उसके बाद हम लोग 1 तारीख को भी गए थाने गए, थाने के गेट से अंदर सुबह हम लोग 7 बजे गए, थाने गेट से अंदर से हमें नहीं किया। पुलिस वालों ने भी हमारे साथ बदतमीजी की, बोला कि वो कोर्ट गए हुए हैं, यहाँ से जाओ दफो, उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहे थे पुलिस वाले। उसके बाद बोले 3 बजे आना, 3 बजे फिर हम लोग गए, मैं और मेरी वालदा भी गई, फिर भी अंदर नहीं छोड़ा, गेट बंद के लिए। बोले ये नाइट वालों का मामला है, नाइट वालों ने उठाया है, नाइट वाले आएंगे उनसे मालूम करना। फिर हम लोग नाइट। बिलावल अभी इस पे मजीद मैं आपसे बात करती हूँ। मुंसिफ साहब, क्योंकि आप बराह रास्त केस देख भी रहे हैं, इनका क्या फाइंडिंग्स आप तक आई हैं? आपने क्या चीज़ें अभी तक देखें? जो FIR इनकी वो तो कट चुकी है, ठीक है, और वो सिर्फ SHO चौधरी तफेल का नाम उसमें नॉमिनेटेड है। और ये 2 दिन से मेरे पास रेगुलर भी आ रहे हैं, ना तो इसमें अभी तक कोई शिनाख्त परेड हुई है, क्योंकि ये बच्चा कह रहा है कि जिन लोगों ने मुझे हैदरी से मेरी कमीज़ और मेरे भाई की आंखों पे बांध के लेके गए 31 तारीख की रात को, तो ये कहता है कि मैं उनको शिनाख्त कर सकता हूँ। अच्छा, तो जब ये शिनाख्त कर सकता है तो जिस भी FIR कटने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास तफ्तीश गई थी जी, उसका काम था कि उस थाने के पुलिस वालों को ले जाके आइडेंटिफिकेशन करवाता, ठीक है, अब तक नहीं करवाई। फिर आज तक ना इसकी मां का बयान रिकॉर्ड किया गया, ना इसका बयान रिकॉर्ड किया गया, ना मोहल्ले वालों का बयान रिकॉर्ड किया, जबकि FIR काटने के बाद जिसको तफ्तीश मिलती है वो जाके इलाके के उन लोगों के बयानात लेता है कि क्या बात सच है या झूठ है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 5 से 6 पुलिस वालों ने जमानत हासिल कर ली कोर्ट से, जो सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अब ये मुलजमान के लिए इन्होंने SSP साहब को रब्ता किया। SSP साहब के कहने पे जब उसने हकायक देखे कि ये सच्चे हैं तो तब SHO के खिलाफ FIR कटी, अदरवाइज तो FIR नहीं कटती। अगर ये मुकाबला होता कतन FIR नहीं कटती। मतलब हम भी रोज ये केसेस देखते हैं, तो ऐसा कोई मुकाबला होता तो इसको भी फिट करते, और उस पर भी ये एक इन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए बच्चे को मार दिया है। और मारने के बाद क्या प्रमोशन, मैं समझी नहीं, क्या प्रमोशन? जब ये कोई भी SHO किसी इलाके में रहता है, किसी इलाका उसको मिलता है कि उसने कितने लोगों कितने लोगों को मर्डर कर दिया, कितने ये, उसके बाद ये क्या करते हैं। तो सर वो तो इनोसेंट बच्चा था। मैं थोड़ी सी आपको अंदर की बात बताता हूं। जब कोई ऐसा वाकया होता है तो रोजनामचा रोक दिया जाता है,
रोजनामचा रोकने के बाद वाकया जब हो, जैसे कि आपने साईवाल वाला के वो क्या जिशान का वो देखा, इसके अलावा भी रोजनामचा रोकने के बाद जिस बंदे को ये मर्डर कर देते हैं उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि कोई डकैती का केस, कोई असले का केस डाल दिया जाए ताकि हाँ ये सेफ हो जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि इस केस में जिनने एफआईआर काटी जी, डकैती में बाद में जो काटी गई, जो असला डाला मरने के बाद डाल दिया अपने आप को सेव करने के लिए, वो लोग भी बराबर के मुल्ज़िम हैं इस केस में। ओके, मैं इस वीक कंटिन्यू करती हूँ। बिलावल, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप क्या चाहते हो अब? हम ये चाहते हैं हमारे भाई को इसको कत्ल किए, इसके लिए इंसाफ जैसे उठाना चाहिए। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया ना। इंसाफ क्या हो, उन पुलिस वालों को उन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पे। उन लोगों के लिए कभी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज ऊपर से 10 दिन हो, हमारी तो कोई सुन रही नहीं है। हम कल गए थे DIG ऑफिस में भी जैसे बात की, वहाँ पे भी अपनी क्या नाम है वो करवाई। चलो पानी पियो, मैं ज़रा बात करती हूँ। राना आसिफ साहब, ये हमारे माशरे में, समाज में ये जो मसला बढ़ता जा रहा है, यकीनन पुलिस का स्लोगन तो ये है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। ये कैसी मदद कर रहे हैं कि लोगों को ना रोक रहे हैं ना पूछ रहे हैं, और जिसका दिल चाहा उसको थाने में ले जाके मार दिया, उसको 2 फायर किए गए, अगर वो ज़ख्मी था या जो कुछ भी था। आई मीन, ये क्या तरीक़ेकार है? सना, ये वो एक रूटीन है जो हमारी पुलिसिंग में जब से 70 साल हो गए पाकिस्तान बना है, बदकिस्मती से एक और जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की हिस्ट्री है, उनमें जिन लोगों ने ये काम किए उनको ना तो कभी इबरतनाक सज़ा दी गई और ना ही हमारा कोई जुडिशल कमीशन जो है वो खातिर का रिज़ल्ट कोई ला सका। हाँ, अब आखिरी उम्मीद यही बचती है कि इस केस का आप जुडिशल कमीशन एक बनाएं और करें, लेकिन उससे भी अफसोस होता है कि वो इतना तकलीफ दे मरला है और विक्टमाइजेशन और विक्टम होती है कि बार बार ये जो मुद्दई हैं इनको ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग बिहेवियर इनसे किया जाता है और वही सिक्योरिटी रिस्क है। और सबसे बड़ा देखें, वाकया देखें कि ये जो इन्होंने प्लांटेड किया है चीज़, ये एक मुतवातिर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलती जा रही है। साहिवाल है, साहिवाल के बाद इरशाद साहब का वाला केस है, उसके बाद फिर ये केस है। अब सीरीज़ ऑफ जब केसेस जिस मुल्क में होना शुरू हो जाएं, इसका मतलब है आपका जो पुलिस ऑर्डर है उसमें ही कोई फॉल्ट है। आपकी जो पुलिस का ऑर्डर 1934 है, रूल्स जो है, इन सब में फॉल्ट है। आपने 2002 में वर्दियां तब्दील हो जाती हैं, उनके बिहेवियर्स तब्दील नहीं होते। नहीं, वर्दियों से क्या होता है, वर्दी जितनी मर्जी तक, हुकूमत भी तब्दील हो गई है, हुकूमतें भी तब्दील हो रही हैं, लेकिन उसका फायदा क्या कि वज़ीर आला कल आपको बेबस नजर आया। कल आपने बेबसी अगर मुराद अली शाह की देखी हो तो सिस्टम की बेबसी आपको नजर आ रही थी। अच्छा, ये जो फुटेजेस चल रही हैं स्क्रीन पर, ये मैंने बहुत ज्यादा ब्लर करवाई हैं। उसका रीजन ये है कि आप नहीं देख सकते जिस तरह से उस लड़के को गोलियां मारी गई हैं। और मैं बिलाल से दोबारा, बिलावल आपसे पूछूंगी, बिलाल को थाने के अंदर गोलियां मारी? जी, थाने के अंदर गोलियां मारी, जिससे हम लोग जब थाने के अंदर लेके जा रहे थे हम लोग बिल्कुल सही थे, जैसे तशद्दुद मारा है बाहर, जैसे जख्मी हालात में नहीं थे, हमें थाने बिल्कुल सेफ लेके गए थे। अच्छा, मारते हुए लेके गए लेकिन सेफ लेके गए थे? बिल्कुल सेफ हम लोग थाने के अंदर गए थे। लेकिन फिर भाई को उन्होंने मार दिया? जी, थाने के अंदर ही मारा। आपने पूछा नहीं वहां पे जब आपको लेके जा रहे थे, रास्ते में कोई बात की उन्होंने आपसे? रास्ते में कोई बात नहीं की है, बस हम लोगों ने वहाँ पे बात नहीं, बस तशद्दुद कर बोल रहे सीधे। जब थाने के अंदर बात किए, बोल रहे हैं ये तुम लोगों ने ऐसे, तुम्हारे ये पीछे ऐसे, ये तुम पे FIR कटी हुई है, तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, इस तरीके से बात। अच्छा मुंसिफ साहब, ये मुझे जरा बताएं कि आपने कुछ स्टडी किया कि बैकग्राउंड क्या है इन बच्चों का, क्या कर रहे हैं इतने अरसे से, और ये जो एक्टिविटी हुई है, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा उस लड़के को उठाया जा चुका था, उसके बाद उसको पैसे देकर फिर वो छूटा है पुलिस से। तो क्या इन लोगों का बैकग्राउंड वगैरह के हवाले से? देखिए, इसमें मैं आपको सना एक बात बता दूं कि ये जो जिस गोट की बात करते हैं वहाँ आए दिन चौकी वाले लड़कों को उठाते रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो मुझे बताया, मैंने बाकी चीज़ें देखी तो नहीं, कि उसके ऊपर कोई चर्च का केस डाला गया। तो उसमें उस बच्चे ने, बच्चा तेज था, 22 साल की उम्र थी, लेकिन तेज था, शार्प था। उसने उसको कहीं जो भी वहाँ चौकी इंचार्ज था जिसका ये नाम ले रहे हैं, मुझे उसका नहीं पता, ना ही कहीं मुल्ज़िम। क्या नाम बताया था? शौकत। उसने उसको कहा कि जनाब आप बेगुनाह बंद कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। उस बच्चे ने कहीं उसको धमकी दी। ओके। तो ये जो बातें, उसका पीछा जो हुआ बच्चे का इसी वजह से हुआ। जब झूठा केस डलेगा तो आदमी जल्दी जेल से निकल आता है। जैसे ही ये बच्चा निकला, इसको ले जाके SHO की सुपरविजन में ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है,
वहाँ मार दिया बच्चे को। आज इसकी माँ आपके सामने मौजूद है, ना डीआईजी, ना एसएसपी, ना वज़ीर आला और ना ही गवर्नर, किसी शख्स ने यह नहीं पूछा अभी तक कि आपका बच्चा मर गया, एफआईआर कटी है, क्या जुल्म हो गया आपके साथ, क्या इस मुल्क के शेर ही नहीं है ये? ठीक है, इसी नोट पे मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बिलाल जो कि नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन उनकी वालदा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि जाहिर है एक माँ अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती है। जो चीज़ें आज हमने अपने रिपोर्टर से चीज़ें बात की थी, हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो ये कह रहे थे कि पुलिस ये कह रही है कि इन बच्चों की जानिब से फायर किया गया, लेकिन ये लड़के कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वेपन नहीं था। मार्केट की फुटेज मौजूद है, दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा अगर ये फुटेज निकाल लें। मसला तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ आई वॉश भी तो किया जाता है ना चीजों को, होते कुछ कवाकिब दिखाई कुछ और दिए जाते हैं। तो इस पर मजीद मरने वाले के ऊपर कितने भी मुकदमे डाल दें तो ये तो खैर बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ जो जिंदा लोगों पे 10,000 मुकदमे डाल देते हैं, कुछ नहीं आप किसी पुलिस का बिगाड़ सकते। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिलाल की वालदा से भी बात करेंगे और ये पुलिस किसके इशारे पर चल रही है, आईजी कहाँ है, इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ है, चीफ मिनिस्टर कल जैसे अभी कह रहे थे राना साहब बहुत बेबस दिखाई दिए, लेकिन एक जानिब उन्होंने कहा कि यहाँ पे पंजाब का कानून नहीं चलेगा तो सिंध का कानून क्या कहता है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि बिलाल की वालदा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, तो हमने ज़ाहिर है उनके लिए बहुत तकलीफ़ का वक्त है, हम वो तकलीफ़ हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इस माशरे का हिस्सा होते हुए हम शर्म ज़रूर महसूस कर सकते हैं कि हम रोज़ाना तवातुर से इसी तरह की पुलिस की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं। ये सिंध की पुलिस है, ये किसके ज़ेर असर है, ये किसका कहाँ मानती है, IG किधर है जैसे मैंने कहा, बाकी ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर किधर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री खाली पड़ी है, किस तरह काम कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी वालदा मुझे कह रही हैं कि लोगों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है और उन्होंने पुलिस को बराह रास्त कहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत से हैं आप? क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? रात को उनको पकड़ के लेके गए, शाम को शादी पे जा रहे थे, तो इस पर हम लोग बैठ गए, हम लोग चल शादी पे गए हुए, ठीक है, इंतज़ार कर रहे थे चल शादी से वापस आएंगे। सुबह 5 बजे का टाइम था, ये आया बच्चा आपका आया? हाँ बिलावल। तो इससे हम लोग पूछा बिलाल कहाँ है, इसने बोला बिलाल भी आ रहा है, 6 बजे तक आ जाएगा बिलाल। अच्छा, हम लोग इंतज़ार करते रहे 6 बजे तक, उसका कुछ नहीं पता। इसने बोला हम लोगों ने पुलिस वाले ने उठाया था हम लोगों को। मैंने बोला क्यों? बोला बेगुनाह उठा के ले गए। हाँ। फिर इस तरह हम लोगों ने कहा, सुबह 7 बजे थे हम लोग गए तैमूरिया थाने। जब गए तो उन लोगों ने बोला, आगे से मुझे बोला क्या यहाँ पर हम लोग किसी को नहीं जानते, वो कोर्ट लेके गए, जाओ यहाँ चल जाओ, दफ़ा हो जाओ। अच्छा, ये आपको थाने वाले ने कहा? बेइज्जती करके वापस हमको भेजे, 3 बजे आना। 3 बजे में फिर गई, फिर इस तरह लोगों ने बेइज्जती करके वापस भेज दिया। साहब की इजाज़त नहीं है शाम को 7 बजे आना। 7 बजे फिर कहीं माँ छोटा बेटा था, वो छोटी बेटी थी, उसको लेके हम लोग गए, हम तीनों गए। फिर उसने आगे से डांट के हम लोग को गुस्सा करके भेज दिया, यहाँ पर नहीं, उनको ले गए, यहाँ से नहीं यहाँ पर। आपने कहा आपको पता चल गया था कि आपका बच्चा दुनिया में नहीं है? नहीं मैंने बोला बंद है, हम लोगों ने बोला बंद है, कहीं यहाँ पर बंद किया हुआ है। आप समझ रहे थे कि वो थाने में बंद है? हाँ। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने आपके बच्चे को मार दिया है? नहीं। ये आपको कब पता चला? तीसरे दिन पता चला था। तीसरे दिन पता चला था? कैसे पता चला? वो भी शौकत आवान आया, कोई इसके साथ कोई और थे बंदे, वो आए। हाँ। उन लोगों ने बताया। क्या बताया उन्होंने? कि अस्पताल में आपके बेटा मारा हुआ पड़ा है। क्या अब आपका क्या कहना है बीबी? यही कहना है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारे लिए इंसाफ, हमें इंसाफ की ज़रूरत है। घर में कमाता था वो? हाँ, और बड़ा था, सबसे बड़ा बेटा था हमारा। सबसे बड़ा बेटा? 3 बहनें हैं घर में, ये बेटा है, क्या करेगा? शर्म की बात है कि मतलब एक माँ के आंसू नहीं निकल रहे, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मत दिखाएं रोते हुए लोगों को टेलीविजन पर। ये हम जो बैठकर तमाशा लगाया हमने इस रियासत के साथ, तो जाहिर है रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन अगर एक माँ रो रही है तो रियासत क्या कर रही है? फिर सवाल ये है मेरा, आप दोनों में से कोई भी जवाब देना चाहे। मुझे तो अफसोस है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, मैं इसीलिए हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझसे ये प्रोग्राम्स मत करवाएं, नहीं होते। सना हम भी अफसोस से कहना पड़ता है, आइन और कानून की ट्रेनिंग दे दे के इनको CSS अकेडमी में हर जगह दे दे के, और नीचे जब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो वो इंतहाई कोई ना कोई ऐसा सानिया हो जाता है कि जो पहले तमाम तर
चीज़ों को नेगेट कर देते हैं। Exactly. और वो एक नया रुख अख्तियार कर लेता है। ज़ैनब से लेके 1 लाख, भाई कितने लोगों की जान ये सिस्टम लेगा, कितने लोगों की जान लेगा, और कब तक ये मावरा अदालत जो कत्ल के निज़ाम है, फिर तो हमें जो अपने हाई कोर्ट पे, सिटी कोर्ट पे पैसे खर्च करना छोड़ देना चाहिए। पुलिस को ही हम अख्तियार दे दें, ये खुद ही जज बने, खुद ही वकील बने और खुद ही सारे निज़ाम को चलाएं। नहीं, ये FIR क्यों नहीं काटते सीधी तरीके से? मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक। सर ना बात ये कि जैसे ये मुझे अभी बच्चे की माँ ये कह रही थी कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा, तो मैं जब इस FIR को देखता हूँ तो इसमें हम जो अदालत होती है वो एविडेंस देखती है। आप मुझे बताएं, विटनेसेस तो सारे पुलिस वाले हैं, थाने के अंदर मारा है, कौन गवाही देगा? कौन गवाही देगा? और वो बच्चा जो जिसने सब कुछ देखा है, मुझे तो उसकी जान का खतरा हो रहा है। उसको खतरा है। 2 दिन से मैंने इसको यही इनकी माँ को कहा है कि इसको छुपा के रखो, बिल्कुल मार देंगे, उसकी विटनेस कौन गवाएगा? अब सूरत हाल ये है कि अगर अदालत में जाते हैं तो अदालत जो है एविडेंस मांगती है। It's a serious case, मुंसिफ साहब. You have to and we have to be, stand up for this. I mean, हमारे यहाँ जस्टिस का सिस्टम मौजूद है. आज आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स रहे इंपॉर्टेंटली केस में, जिसमें 10 साल के बाद एक मुलजिम को बरी किया गया है. उन्होंने कहा कि सिस्टम को ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ गवाह पेश नहीं होते, झूठी गवाहियां दिलवा दी जाती हैं. I mean, how we can handle it? What? अब आप देखें, इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ हैं, वज़ीर आला कहाँ हैं, गवर्नर कहाँ हैं, कोई तो पूछे इनको आके. आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? अभी भी कोई भी नहीं आया अभी तक. उधर थाने वाले जिन्होंने ये हरकत की है, उधर से भी कोई नहीं आया. देखिए ना सना, बड़ा वाज़ेह है कि शौकत अवान ने ही आके इनकी इत्तला दी है, तो शौकत अवान को अगर FIR में नामजद किया जाता, इन्होंने FIR ऐसी काटी है कि वो तुफैल जो है उसके ही गिर्द वो सारी FIR उन्होंने फोकस कर दी है. और देखें, नामालूम का मतलब मैं आपको बताऊं कि जो साहिवाल में इन्होंने बंदे मालूम है उनको नामालूम FIR काटी है. बिल्कुल. अच्छा, इसमें यहाँ पे बंदे मालूम है, तैमूरिया थाना, अकूबत खाना, सबको मालूम है. कहते हैं तैमूरिया थाना, अकूबत खाना, पूरी कराची में आप लोगों से पूछ लें तो वहां पे सब बंदों का मौजूद है कि किसने थाने में उस दिन एंट्री डाली थी, कौन मोटर बाइक लेके गया था. वो सारे लोग अगर नॉमिनेटेड नहीं होते तो अब ये नामालूम करके आपको पुलिस को नहीं मालूम होगा कि कौन उस दिन ड्यूटी पे था. सारे लोग ड्यूटी पे थे. अगर आप उनके खिलाफ FIR ये दर्ज करें, अब इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ही करेगी. और जारी बात है, अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए, जैसे ज़ीशान के खिलाफ इन्होंने उसके खिलाफ क्या सच है क्या फसाना है हमें नहीं पता. इरशाद के खिलाफ इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतनी जल्दी. और ये बच्चा किसी का बच्चा नहीं है. हम एथनिक मॉडल बना रहे हैं, हम लिसानियत की तरफ लेके जा रहे हैं कि एक ज़ुबान बोलने वाले के साथ अगर होगा तो पूरा सूबा खड़ा होगा. अगर ये बेचारे इनको ज़ुबान बोलने वाले हैं जिन्होंने तरबेला डैम में अपने माँ बाप के जनाजों की कुर्बानी दी, अपने कब्रिस्तान की कुर्बानी दी, और आपको सिला क्या मिला इनके ऊपर, इनको कि आज आप इनके बच्चे जो हैं वो इस तरह मारे जा रहे हैं कि जिस तरह किसी जानवर को भी नहीं मारते. ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा शर्म का मुकाम है. उस सब पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे शहर में अगर ये हाल है तो गाँव देहातों में तो कोई कानून नहीं होगा. इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है, कैमरे का थोड़ा कानून है. शायद चैनल्स को, मीडिया को, कुछ और चैनल आपको देख के पैरवी करें, इसको उठाएं, तो शायद कोई चीफ जस्टिस अगर इनकी किस्मत में लिखा हो तो कोई 100 मोटो ले ले. अगर आज किसी अमीर का बच्चा होता डिफेंस क्लिफ्टन का, तो 3 तलवार पे रैली निकल दी होती और बोलते जी शाहरुख जतोई को अरेस्ट करो, फलां को. ये बच्चा किसी गरीब का है तो आज कोई 3 तलवार पे खड़ा नहीं है, कोई मोमबत्तियां लेके नहीं खड़ा. सिविल सोसाइटी किधर है आज? पूरी सिविल सोसाइटी किधर है? वो एलीट का बच्चा मरा था तो उसके लिए पूरे आप खड़े हो गए. इमरान खान से चाहिए कि हमें इंसाफ दिलाए. आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंसाफ दें आपको. जो मदीने की रियासत है और मक्के की पुलिस है, वो कुछ तो करे, वो पकड़े जिसने कत्ल किया. DIG अगर एक्शन लेता है, IG एक्शन लेता है, चीफ जस्टिस साहब एक्शन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इंक्वायरी ऐसी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तो वही पुलिस वाले जितने भी थाने में हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो मुलजम नामजद हों. क्योंकि अभी तक जब से FIR काटने के बाद आज 12 दिन हो गए हैं, अगर ये नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई. सर बल्कि एग्री भी करेंगे, नहीं मुतमिन होते जुडिशियल कमीशन बनाए, आप पता लग जाएगा क्या चीज है, हकीकत क्या है. कितने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाने पड़ेंगे हमें. जब किस मामले पर जुडिशियल कमीशन? जब 17वीं सर्जरी में यूरोप में जुल्म और सितम ढाए जाते उन्होंने भी ऐसे किया. अब हम कहीं से ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कहीं से तो शुरू करें. हम माने तो सही कि हमारी वर्दी के अंदर कुछ भेड़िए शामिल हैं, कुछ टारगेट किलर शामिल हैं जो, और ये एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख को समझना होगा, क्या उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही. समझें इस चीज को, ये नोटेड डाउन करें कि अगर हमारी जो टीम अभी बिठाई गई थी, ये ऑटोनमस पुलिस, हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस को ऑटोनमस इसलिए किया था कि अवाम की इज्जत व वकार बहाल हो, इसलिए ऑटोनमस नहीं किया था अवाम को दिल्ली और वार करे और एक चौकी इंचार्ज
किसी गरीब के बच्चे को मरवा दे। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे पास तो सच बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। यही कहना चाहते हैं कि जल्द जल्द पकड़े जिनने मेरे बेटे को मारा है। इनका कहना यही है कि मुझे अभी तक एक अरेस्ट चीज़ कोई नहीं पूछते हुआ। हुए डर लग रहा है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछूं, कभी आपके बेटे की तारीफ से आपको ये हुआ कि कोई मैं कैसे कहूँ, मतलब ये कि कभी कोई ऐसी एक्टिविटी उसकी तरफ से आपको देखने को मिली हो, कोई गलत लोगों में उठता बैठता हो? नहीं। ये जो इसने केस का चरस का केस डाला था वो भी मेरे सामने उठाया पकड़ा, जब मैं भागती हुई गई तो उसने बोला आपके बेटे पे ऐसा केस डालूंगे वो याद करेगा। सना 506 बी की 4000 FIR अभी इस्लामाबाद में मैं देख रहा था, झूठी धमकी की FIR 353 की देख लें 0/0, 69B की देख लें 0/0। ये वो केसेस हैं जब गरीब पैसे ना दे सके थाने में तो उसके ऊपर केस डाल दो, वो कोर्ट में पैसे ना दे सके तो उसको जेल भेज दो। थैंक यू राना आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आपका गम तो जाहिर है आपके साथ ही है, लेकिन जहाँ तक इंसाफ की बात है, ये दोनों मुतहरिक लोग आपके साथ साथ हैं और जाहिर है पाकिस्तान का मीडिया आपके साथ है और हमने कोशिश की है आपके मामले को उठाने की और आई एम श्योर कि बाकी लोग भी इस पर बात करेंगे और आपके बेटे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुनसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग वुड यू लाइक टू से इन द एंड? कुछ कहना चाहिए? एक ही चीज़ है सना, इनकी भी रिक्वेस्ट है, हम भी आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट और गवर्नर साहब और वज़ीर-ए-आला साहब इसमें और DIG मैन ये अगर एक्शन लेते हैं तो इनको इंसाफ मिल सकता है, अदरवाइज़ इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इसी तरह रुलते रहेंगे। पहले एक कराची में आपके सामने वो बच्चा कत्ल हुआ, उसका मुझे नाम नकीबुल्ला, उसके कातिलों को कितनी सजा होगी वो ATC में मैंने देखे, बहुत से निकल गए, बहुत से निकल जाएंगे। और ये जो बिलाल है ये तो हैं ही गरीब लोग और ये पुलिस भी जानती है कि ये गोठ में रहने वाले हैं। ये 2 दिन रोएगी ये माँ और चुप हो जाएगी, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कौन कब तक रोएगा, ये रियासत को देखना लेकिन अल्लाह देख रहा है, बेशक अल्लाह इनका गवाह है। हमारी तरफ से जो हेल्प होगी हम जो मदद कर सकते हैं वो तो यकीनन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत नहीं सर, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आपका बेइंतहा शुक्रिया। कि हमारा काम है कि हम कम से कम हकीकत से पर्दा तो उठाएं और सच को सच कहने की हिम्मत तो रखें। मैं नहीं जानती कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या सच है, क्या झूठ है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना नज़र आ रहा है कि एक माँ यहाँ बैठी हुई रो रही है और वो ये कह रही है कि उसका सबसे बड़ा बेटा इस सिस्टम ने उससे छीन लिया है। सिस्टम के जिम्मेदारों को उठना होगा और बेहतरी की सिर्फ बातें नहीं, अमली मुजाहिरा करना होगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।